स्क्रीन पर दिख रहे इस एस्ट्रॉइड को जरा गौर से देखिए। ये लगभग एक बिल्डिंग के साइज का एस्ट्रॉइड है और ये सीधा इस वक्त पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अब एक सवाल, क्या आप इसे देख पा रहे हैं? देखो, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि इस दुनिया में मौजूद कोई भी इंसान इसे नहीं देख पा रहा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें मूवीज में होती हैं, तो बिलीव मी, आगे आने वाले 2 मिनट आपकी पूरी सोच बदल कर रख देंगे। 15 फरवरी 2013 सुबह करीब 9:20 रशिया का चेलियाबिंस्क शहर। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई स्कूल, तो कोई अपनी कार चला रहा था। तभी बिना किसी वार्निंग के आसमान में अचानक से सूरज से भी 30 गुना ज्यादा तेज चमक दिखाई देती है। लोग घबरा जाते हैं। कुछ लोग उस रोशनी को देखने के लिए रुक जाते हैं और कुछ लोगों को अचानक अपने चेहरे पर गर्मी महसूस होने लगती है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके सर के ठीक ऊपर लगभग 20 मीटर चौड़ा एक बिल्डिंग के साइज का एस्ट्रॉइड करीब 67,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुका था। कुछ ही सेकंड के बाद जमीन से लगभग 23 किलोमीटर ऊपर वो एस्ट्रॉइड तेज धमाके के साथ फट जाता है। लेकिन असली तबाही उस धमाके के 90 सेकंड के बाद शुरू हुई। एक शक्तिशाली शॉकवेव पूरे शहर को हिला देती है। हजारों इमारतों के शीशे एक साथ टूटने लगते हैं और सिर्फ टूटे हुए कांच की बारिश से 1600 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। धमाका इतना शक्तिशाली था कि उसे 200 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया। लेकिन इस पूरी घटना की सबसे डरा देने वाली बात ये नहीं थी कि वो एस्ट्रॉइड फट गया। सबसे डरा देने वाली बात यह थी कि नासा, इसरो और दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी को इस एस्ट्रॉइड के आने की भनक तक नहीं थी। किसी ने इसे आते हुए नहीं देखा, किसी ने कोई वार्निंग जारी नहीं करी और किसी के पास लोगों को बचाने का समय ही नहीं था। अब जरा एक पल के लिए ये सोचिए कि अगर सिर्फ 20 मीटर लंबा एस्ट्रॉइड एक पूरे शहर में इतनी तबाही मचा सकता है, तो कल को 400 मीटर या फिर 1 किलोमीटर लंबा एस्ट्रॉइड अगर अर्थ से आकर टकरा गया तो क्या होगा? क्या उस वक्त हमारे पास उसे रोकने का कोई तरीका होगा, या हम भी डायनासोर्स की तरह सिर्फ आसमान की तरफ देखते रह जाएंगे और अपने अंत का इंतजार करेंगे? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि कल को अगर कोई एस्ट्रॉइड अर्थ से आकर टकराया तो क्या होगा, बल्कि हम ये भी जानेंगे कि इस वक्त आज अभी दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसीज उसे रोकने के लिए क्या तैयारी कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि क्या हमारे पास सच में कुछ ऐसा हथियार मौजूद है जो पूरी इंसानियत को बचा सके? देखो, इस सवाल के प्रैक्टिकल जवाब को जानने के लिए इस वक्त मुझे और आपको चलना होगा दुनिया के सबसे घने जंगल में, जो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। जरा इमेजिन कीजिए, आधी रात का समय है, आप इस जंगल के बीचों बीच खड़े हुए हैं और आपके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च है। जिधर आप टॉर्च घुमाते हैं वहां आपको पेड़ दिखते हैं, रास्ता दिखता है और सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन आपके पीछे सिर्फ कुछ मीटर ही दूर घना अंधेरा है और उस अंधेरे में क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता। और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस वक्त हमारा सोलर सिस्टम एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है। देखो, हमने अभी तक हजारों एस्ट्रॉइड खोज लिए हैं। हमें उनका ऑर्बिट पता है, उनकी स्पीड पता है, उनका साइज पता है, यहाँ तक कि कई एस्ट्रॉइड की तो डिटेल्ड इमेजेस भी हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी हमारी उस टॉर्च की रोशनी से बाहर है। यही वो वजह थी कि साल 2013 का चेलियाबिंस्क एस्ट्रॉइड किसी भी स्पेस एजेंसी की नजर में नहीं आया, क्योंकि वो सीधा सूरज की दिशा से आया था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। असल में पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर टेलीस्कोप सूरज की रोशनी वाले हिस्से को कभी ठीक से देख ही नहीं पाते। इसे ऐसे समझिए कि कोई चोर दिन दहाड़े आपकी आंखों के सामने से गुजर जाए, लेकिन पीछे से आती हुई तेज धूप की वजह से आप उसका चेहरा कभी देख ही ना पाए। और इसलिए इस पॉइंट पर इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक सवाल हमारे सामने आता है, जो हमसे ये पूछता है कि रशिया में ये जो कुछ भी हुआ, क्या ये कोई रेयर इंसिडेंट था, या इस वक्त भी सूरज की उसी रोशनी में धीरे धीरे चुपचाप कोई एस्टेरॉइड बिना आवाज किए सीधे हमारे प्लेनेट अर्थ की तरफ आ रहा है और हमें उसकी भनक तक नहीं। देखो, पिछले कई सालों से दुनिया भर की सभी स्पेस एजेंसी से लगातार एक ही सवाल पूछा जाता है कि क्या हमारे आसपास कुछ ऐसे एस्टेरॉइड्स भी मौजूद हैं जिनके बारे में हमें भनक तक नहीं। एंड बिलीव मी, इसका जवाब थोड़ा सा परेशान करने वाला है। देखो, अच्छी खबर यह है कि 1 किलोमीटर या फिर उससे बड़े लगभग सभी नोन नियर अर्थ एस्ट्रॉइड की पहचान की जा चुकी है। यानी ऐसे एस्ट्रॉइड जो ग्लोबल लेवल पर जाकर पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं, उनमें से ऑलमोस्ट हम पहले ही डिटेक्ट कर चुके हैं।
लेकिन ये चीज यही नहीं थमती, क्योंकि इनसे छोटे 100 मीटर, 300 मीटर या 500 मीटर के भी बहुत से ऐसे एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं जो पूरे शहर या एक बहुत बड़े इलाके को तबाह कर सकते हैं। उनमें से कई हमारी नजरों से आज भी छिपे हुए हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह वही है सूरज। असल में जब भी कोई एस्टेरॉइड सूरज की दिशा से हमारी तरफ आता है तो उसकी रोशनी सूरज की चमक से लगभग गायब हो जाती है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे दोपहर में आसमान में उड़ता हुआ कोई छोटा सा ड्रोन आपको दिखाई ही नहीं देता। यानी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास टेलीस्कोप नहीं है, समस्या ये है कि उनकी भी एक लिमिटेड सीमाएं हैं। और यही वो वजह है कि आज प्लेनेटरी डिफेंस की सबसे बड़ी लड़ाई एस्टेरॉइड्स को उड़ाने की नहीं बल्कि उन्हें समय रहते खोजने की है। क्योंकि अगर हमें खतरा 10 साल पहले दिख जाता है तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन अगर खतरा 10 दिन पहले दिखता है तो दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी हमें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। और देखो, इसीलिए यहीं से ही नासा ने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है जो आगे आने वाले समय में प्लेनेटरी डिफेंस का एक सबसे इंपॉर्टेंट मिशन बन सकता है। इसका नाम है न्यू सर्वेयर। अब ये काम कैसे करता है, चलो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि रात के अंधेरे में कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है। अगर उसने काले कपड़े पहने हो तो हो सकता है कि वो आपको दिखाई ना दे, लेकिन अगर आपके पास थर्मल कैमरा मौजूद है तो तस्वीर कंप्लीट बदल जाती है। अब आपको उसके कपड़े नहीं बल्कि उसकी शरीर की गर्मी दिखाई देगी और यहीं से ही वो अंधेरा उसके छिपने की जगह नहीं रह जाएगा। नासा का सर्वेयर मिशन लगभग यही काम करेगा। ये एस्टेरॉइड को सिर्फ उनकी दिखने वाली रोशनी से नहीं बल्कि उनकी इंफ्रारेड हीट से खोजेगा। यानी जो एस्टेरॉइड सूरज की चमक में हमारी आंखों से छिप जाते हैं उन्हें भी ये गर्मी की वजह से आसानी से पहचान सकता है। और यही वो कारण है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट इस मिशन को प्लेनेटरी डिफेंस का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्राइम मिशन मानते हैं। जब ये मिशन स्पेस में पहुंचेगा तो उम्मीद ये है कि ये उन हजारों नियर अर्थ एस्टेरॉइड को भी बेहतर तरीके से खोज पाएगा जो आज हमारी नजरों से दूर हैं। लेकिन यही एक सवाल पूरी कहानी बदल देता है। क्या हो कि इस नियो सर्वेयर के लॉन्च होने से भी पहले यानी एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद हमें कोई एक ऐसा एस्टेरॉइड मिल जाए जो सीधा का सीधा हमारी अर्थ की तरफ आ रहा हो। अब क्या हमारी टेक्नोलॉजी सिर्फ उस खतरे को अपने तरफ आते देखने तक ही लिमिटेड है या हमारे पास उसे रोकने का कोई तरीका भी है? देखो, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें एक ऐसी इमेजिनरी दुनिया में जाना होगा जो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी एकदम रियल है। इमेजिन कीजिए साल 2034, कैलिफोर्निया की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में रात के 3 बज रहे हैं। एक कंट्रोल रूम जहां सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन अगले ही कुछ मिनटों में यहीं पर पूरी ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा टेस्ट शुरू होने वाला है। रात के करीब 3:07 कंट्रोल रूम में हल्की हल्की बातचीत चल रही है। कुछ इंजीनियर्स अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर गड़ाए बैठे हैं। किसी के हाथ में कॉफी मग है तो कोई पिछले ऑब्जर्वेशन के डेटा को वेरीफाई कर रहा है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है कि तभी अचानक से कंट्रोल रूम के एक मॉनिटर पर एक लाल नोटिफिकेशन आता है, न्यू ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड। शुरुआत में कोई ज्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। एक रिसर्चर आदतन उस ऑब्जेक्ट की शुरुआती ट्रेजेक्टरी रन करता है। स्क्रीन पर कुछ नंबर्स आते हैं, फिर कुछ और कैलकुलेशंस होती हैं और फिर अचानक उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो बिना कुछ बोले अपनी चेयर से उठता है। दूसरे साइंटिस्ट उसकी स्क्रीन के आसपास इकट्ठा होने लगते हैं। अब पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा है क्योंकि कंप्यूटर पर एक ही बात बार बार दिख रही है, पॉसिबल अर्थ इंपैक्ट ट्रेजेक्टरी। कुछ ही मिनटों में ये डेटा नासा, इसरो, जैक्सा, दुनिया की हर एक बड़ी से बड़ी स्पेस एजेंसी तक पहुंच जाता है। अब सैकड़ों टेलीस्कोप एक ही ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। घंटों तक ऑब्जर्वेशंस जारी रहती है, ऑर्बिट दोबारा कैलकुलेट होती है, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, क्योंकि ऐसे मामलों में एक छोटी सी गलती भी पूरी दुनिया को गलत अलार्म दे सकती है। लेकिन हर एक कैलकुलेशन सिर्फ एक ही नतीजा निकालती है, इम्पैक्ट प्रोबेबिलिटी कम होने के बजाय और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। करीब 6 घंटे के बाद दुनिया के सामने पहली रिपोर्ट आती है। ऑब्जेक्ट का डायमीटर 400 मीटर, कंपोजिशन मेनली आयरन और निकल, करीब 75,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और अगर आगे की ऑब्जर्वेशन भी यही रिजल्ट देती रही तो साल 2041 में पृथ्वी से टकराने की प्रोबेबिलिटी लगभग 87%। पूरे मिशन में इस एस्टेरॉइड को एक टेम्परेरी नाम दिया गया है जो है सुतारिया। अब कंट्रोल रूम में कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई कॉफी नहीं पी रहा, कोई अपनी चेयर पर आराम से नहीं बैठा, क्योंकि अब कंप्यूटर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही सवाल बचा है, कैन वी स्टॉप इट? क्या हम इसे रोक सकते हैं? और अगर इसका जवाब है हाँ,
तो कैसे? कुछ देर के बाद एक सीनियर साइंटिस्ट एक मोटी डिजिटल फाइल खोलता है। उसके पहले पेज पर लिखा है प्लेनेटरी डिफेंस ऑप्शन। इस फाइल में सिर्फ एक प्लान नहीं बल्कि इसी कंडीशन को लेकर अलग अलग स्ट्रेटजीज मौजूद हैं। हर स्ट्रेटजी एक अलग सिचुएशन के लिए बनाई गई है। कुछ तभी काम करेंगी जब हमारे पास कई साल हो, कुछ सिर्फ आखिरी ऑप्शन के लिए रखी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोई भी साइंटिस्ट ये पहले से नहीं जानता कि कौन सा प्लान असल में सुतारिया पर काम करेगा। यानी अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अगर अब गलती हुई तो उसका खामियाजा पूरी इंसानियत भुगतेगी। तो अब साइंटिस्ट इस मैनुअल का पहला पेज खोलते हैं। उसके ऊपर लिखा है प्लान ए काइनेटिक इंपैक्टर। पहली नजर में ये प्लान थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि इसमें एस्टेरॉयड को उड़ाया नहीं जाता बल्कि जानबूझकर एक छोटे लेकिन बेहद ही तेज रफ्तार स्पेसक्राफ्ट से सीधे उससे टक्कर मारकर उसे धकेल दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इतने बड़े एस्टेरॉयड को एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट टक्कर मारकर उसकी डायरेक्शन से चेंज कर सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। देखो, स्पेस में सबसे कीमती चीज फ्यूल नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि टाइम होता है। इसे ऐसा समझो कि मान लो आपने एक फुटबॉल को सिर्फ 1 सेंटीमीटर का धक्का दिया। अब इस कंडीशन में शुरुआत में आपको कुछ भी फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन अगर वही बॉल कई किलोमीटर दूर तक लुढ़कती रहे तो आखिर में वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से काफी दूर पहुंच जाएगी। एस्टेरॉयड्स के साथ भी लगभग यही फिजिक्स काम करती है। अगर पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर रहते हुए उसकी दिशा जरा सी भी बदल जाए तो सालों के बाद वो पृथ्वी से हजारों किलोमीटर दूर से निकल सकता है। यही काइनेटिक इंपैक्टर का पूरा प्रिंसिपल है। लेकिन क्या ये सिर्फ किताबों का ही आइडिया है? जवाब है नहीं। 26 सितंबर 2022 नासा ने डार्ट मिशन के जरिए पहली बार जानबूझकर एक एस्टेरॉयड की ऑर्बिट बदल कर दिखाई। करीब 570 किलोग्राम का स्पेसक्राफ्ट लगभग 22,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिमोर्फोस नाम के एक एस्टेरॉयड से टकराया और इंपैक्ट के बाद उसकी ऑर्बिट लगभग 33 मिनट बदल गई। यानी इतिहास में पहली बार इंसान ने स्पेस में एक नेचुरल ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को बदला था। अब कंट्रोल रूम में बैठे साइंटिस्ट एक दूसरे की तरफ देखते हैं। शायद यही तरीका सुतारिया पर भी काम कर सकता है। लेकिन तभी एक साइंटिस्ट कंट्रोल रूम में धीरे से कुछ बोलता है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे सुनकर फिर से कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा जाता है। देखो, अगर सुतारिया हमें आज नहीं बल्कि कुछ महीने पहले मिला होता तो क्या तब भी ये एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट इतनी शक्तिशाली चट्टान का रास्ता बदल पाता? जवाब है शायद नहीं, क्योंकि काइनेटिक इंपैक्टर सिर्फ तभी काम कर सकता है जब हमारे पास प्रॉपर समय हो। लेकिन सुतारिया के केस में हमारे पास वो नहीं है। अब कंट्रोल रूम में मैनुअल का दूसरा पेज खोला जाता है। प्लान बी आयन बीम डिफ्लेक्शन। ये प्लान साइंस फिक्शनल जैसा लगता है क्योंकि इसमें न ही एस्टेरॉयड से किसी चीज को टकराया जाता है और न ही उसे टच किया जाता है, लेकिन फिर भी उसके डायरेक्शन को बदलने की पूरी कोशिश की जाती है। पर कैसे? देखो, इसमें एक स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड के पास महीनों तक उड़ता रहता है। उसके थ्रस्टर्स लगातार चार्ज पार्टिकल्स की एक बीन एस्टेरॉयड की सतह की तरफ भेजते रहते हैं। हर पार्टिकल इतना छोटा होता है कि अकेला उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन जब हजारों पार्टिकल्स आपस में मिलकर लंबे समय तक किसी एस्टेरॉयड पर धक्का मारे तो ये उसकी डायरेक्शन को बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। असल में ये टेक्नोलॉजी आज भी सिर्फ पेपर पर ही मौजूद है। इसका कॉन्सेप्ट वैज्ञानिकों ने डेवलप तो कर लिया है, लेकिन इसे आज तक भी किसी एस्टेरॉयड पर प्रैक्टिकल तरीके से टेस्ट नहीं किया गया। यानी अगर पूरी ह्यूमैनिटी की किस्मत सिर्फ इसी एक प्लान के ऊपर टिकी हुई हो तो कोई भी साइंटिस्ट 100% इसे नहीं आजमाएगा। अब सुतारिया हर गुजरते दिन के साथ पृथ्वी के थोड़ा और करीब आ रहा है और साइंटिस्ट के पास ऑप्शंस लगातार कम हो रहे हैं। अब कंट्रोल रूम में मैनुअल का तीसरा पेज खोला जाता है। प्लान सी ग्रेविटी ट्रैक्टर। इस बार कोई टकराव नहीं, कोई धमाका नहीं, कोई बीम नहीं, सिर्फ ग्रेविटी। इमेजिन कीजिए कि विशाल स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड के बिल्कुल पास सालों तक बस उसके साथ उड़ता रहे। वो उसे छूता नहीं, लेकिन उसकी ग्रेविटी से धीरे धीरे वो उसे अपनी तरफ खींचता रहता है। ये फोर्स बेहद ही कमजोर होता है, इतना कमजोर कि अगर हमारे पास ज्यादा समय नहीं है तो इस प्लान का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर सालों पहले हमें किसी खतरे के बारे में पता चल जाए तो यही टेक्निक एस्टेरॉयड की दिशा धीरे धीरे बदल सकती है। इसलिए इसे प्लेनेटरी डिफेंस की सबसे सुरक्षित स्ट्रेटेजी में से एक गिना जाता है। बट सुतारिया के केस में एक बार फिर से वही समस्या है, समय। ग्रेविटी ट्रैक्टर कम से कम कई साल पहले एक्शन मांगता है और अब साइंटिस्ट के पास इतना समय बचा ही नहीं। कंट्रोल रूम में सबकी नजर मैनुअल के आखिरी पेज पर टिक जाती है क्योंकि अब सिर्फ एक ही लास्ट ऑप्शन बचा है। एक ऐसा ऑप्शन जिसके बारे में सुनते ही लोगों के दिमाग में हॉलीवुड मूवीज चलने लगती हैं।
और वो है न्यूक्लियर डिफ्लेक्शन। देखो, बहुत सी हॉलीवुड मूवीज में ये दिखाया जाता है कि एस्ट्रोनॉट्स एस्ट्रॉइड के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब को लगा देते हैं और पूरा एस्ट्रॉइड 2 टुकड़ों में टूट जाता है। लेकिन असली साइंस कुछ और कहती है। अगर हमने किसी भी एस्ट्रॉइड को गलत तरीके से तोड़ दिया तो हमने उस खतरे को कम नहीं किया बल्कि हजारों गुना ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि अब एक एस्ट्रॉइड की जगह सैकड़ों या फिर हजारों बड़े टुकड़े पृथ्वी की तरफ बढ़ सकते हैं और उनमें से हर एक टुकड़ा अपने आप में एक नई तबाही बन सकता है। यही वो वजह है कि असली साइंटिस्ट किसी भी एस्ट्रॉइड को उड़ाने की बजाय उसकी डायरेक्शन को बदलने की ज्यादा बातें करते हैं। अगर कभी न्यूक्लियर डिवाइस का इस्तेमाल करना भी पड़ा तो उसे एस्ट्रॉइड के अंदर नहीं बल्कि उसकी सतह से कुछ दूरी पर डिटोनेट किया जाएगा। ब्लास्ट के बाद निकली हुई एनर्जी एस्ट्रॉइड की ऊपरी सतह को कुछ ही सेकंड में हजारों डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकती है, जिससे उसका एक छोटा हिस्सा तेजी से गैस और वेपर में बदलने लगता है और यहीं फिजिक्स अपना काम शुरू करती है। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। जब वो मटेरियल बहुत तेजी से एक डायरेक्शन से बाहर निकलेगा तो एस्ट्रॉइड उल्टी दिशा में एक बेहद ही छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट धक्का महसूस करेगा। इसी प्रोसेस को एब्लिटेशन कहा जाता है। यानी हम एस्ट्रॉइड को बॉम्ब की तरह ब्लास्ट नहीं करते बल्कि उसे हम कुछ पलों के लिए एक रॉकेट इंजन बना देते हैं और यहीं पर ही एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है। देखो, न्यूक्लियर डिफ्लेक्शन कोई मैजिक बटन नहीं है, ये लास्ट रिपोर्ट है। इसका इस्तेमाल तभी सोचा जाएगा जब बाकी के सारे ही ऑप्शंस फेल हो जाएंगे या हमारे पास समय बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। अब साइंटिस्ट इस मैनुअल को बंद कर देते हैं और कंट्रोल रूम में एक बार फिर से सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि अब उन्हें एक सच्चाई समझ आ चुकी है। असली सवाल ये नहीं है कि हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, असली सवाल हमेशा से सिर्फ एक ही रहा है कि हमारे पास वक्त कितना है। देखो, अगर किसी एस्ट्रॉइड के बारे में हमें 10 साल पहले पता चल जाए तो नो डाउट हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन अगर किसी एस्ट्रॉइड का पता हमें 10 दिन पहले लगे तो कोई भी स्पेस एजेंसी हमें बचाने के लिए कुछ नहीं करेगी। और यही वो वजह है कि आज दुनिया एस्ट्रॉइड को उड़ाने से ज्यादा उन्हें जल्दी खोजने पर अरबों डॉलर्स खर्च कर रही है। लेकिन देखो, ये कहानी यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती। देखो, करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक एस्ट्रॉइड ने पृथ्वी पर जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उस समय डायनासोर्स के पास कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई ऑब्जर्वेटरी नहीं थी, कोई मैथमेटिक्स नहीं थी, कोई ऑर्बिटल कैलकुलेशन नहीं थी। उन्हें ये तक नहीं पता था कि मौत आसमान से आने वाली है। लेकिन आज हम अलग हैं। आज हम आसमान को देख सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, खतरे का अनुमान लगा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे रोकने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसलिए हमें पहले से ये पता है कि साल 2029 में एपोफेज और साल 2032 में 2024 YR4 हमारे ग्रह के पास से गुजरेंगे। दोनों एस्ट्रॉइड वैज्ञानिकों की लगातार निगरानी में है। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे ईमानदारी वाली सच्चाई अभी भी वही है। हमें आज भी नहीं पता कि क्या उससे भी बड़ा कोई एस्ट्रॉइड चुपचाप अभी भी हमारे प्लेनेट अर्थ की तरफ आ रहा है या फिर नहीं। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मान के चलिए कि कल को कोई स्पेस एजेंसी ये बोले कि 10 साल के बाद कोई एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराने वाला है, तो आप क्या करेंगे? क्या आपको लगता है कि उस समय हमारे ये ऑप्शन काम करेंगे या फिर इंसान एक बार फिर से प्रकृति के सामने घुटने टेक देगा? आपको जो कुछ भी लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आई होप गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चैनल पर नए हैं विद प्रूफ इन्हीं तरीके की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं ये रिकमेंड करूंगा कि भाई ये जो वीडियो अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है इसे भी एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।